ड्यूटी चाहे जहां की हो, सफर अपने लोगों के साथ हो तो थकान महसूस ही नहीं होती। गुरदीप, ऐसे साफ मौसम में सफर भी आसान लगता है। ड्यूटी का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। जी साहब, आगे सिर्फ सिंगल रोड है, रास्ता बिल्कुल साफ है। साहब, पीछे कुछ हलचल दिख रही है, मैं जरा ध्यान से देख रहा हूं। गुरदीप, रफ्तार कम रखो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। उन्हें जगह दे दो, हमें किसी से रेस नहीं लगानी, हम अपनी लेन में रहेंगे। साइड में लगा गाड़ी, रास्ता खाली कर अभी। साहब, अब क्या खेत में उतार दूं गाड़ी? पूरी रोड तो खाली पड़ी है, दाहिनी तरफ तो रास्ता बिल्कुल खाली है। शांत रहो गुरदीप, सब्र रखो, हालात हम संभाल लेंगे। गाड़ी आगे बढ़ाओ, किसी की परवाह मत करो। आज इन्हें बताना है कि मैं कौन हूं। नीचे मत उतरना, पहले स्थिति को समझने दो। दोपहर के करीब 2 बजे का समय था। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सूरज पूरी तेजी से चमक रहा था, लेकिन हवा में एक हल्की ठंडक अभी भी मौजूद थी। यह एक ग्रामीण इलाका था, जहां दूर दूर तक केवल हरियाली ही दिखाई दे रही थी। रास्ते के दोनों तरफ सरसों और गेहूं के खेत लहलहा रहे थे। पीली सरसों के फूल सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रहे थे। यह दृश्य इतना सुंदर था कि किसी का भी मन मोह ले, लेकिन इस शांत वातावरण में एक अनुशासित हलचल भी थी। इस संकरे लेकिन पक्के रास्ते पर भारतीय सेना का एक ऑली ग्रीन रंग का 2.5 टन का ट्रक अपनी तय गति से आगे चल रहा था। ट्रक पुराना था, लेकिन उसकी देखभाल इतनी बेहतरीन थी कि वह नए वाहनों को भी मात दे रहा था। ट्रक के इंजन की एक लयबद्ध आवाज थी, जो शोर कम और ताकत का एहसास ज्यादा करा रही थी। ट्रक के अंदर अगली सीट पर कर्नल विक्रम सिंह बैठे थे। कर्नल विक्रम 45 वर्ष के एक फिट और प्रभावशाली अधिकारी थे। उनकी मूछें घनी और तराशी हुई थीं और आंखों में एक ऐसी चमक थी
जो वर्षों के अनुभव और अनुशासन से आती है। उन्होंने अपनी बेरेट उतारकर गोद में रखी हुई थी और बाहर के खेतों को देख रहे थे। ट्रक को लांस नायक गुरदीप चला रहा था, जो बहुत ही सतर्क और कुशल ड्राइवर था। पीछे की तरफ 4 और जवान बैठे थे, जो आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। वे एक रूटीन मूवमेंट पर थे, एक बेस से दूसरे बेस की ओर जा रहे थे। रास्ते पर ट्रैफिक न के बराबर था। कभी कभार कोई ट्रैक्टर या साइकिल सवार गुजर जाता था। कर्नल विक्रम ने गुरदीप से कहा, गुरदीप, मौसम बहुत साफ है आज। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो शाम तक छावनी पहुंच जाएंगे। गुरदीप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी साहब, रास्ता भी अच्छा है और ट्रैफिक भी नहीं है। बस ये सिंगल वे है, इसलिए जरा ध्यान रखना होता है। सब कुछ शांत था, लेकिन यह शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। अचानक पीछे से एक तेज और चुभने वाली आवाज ने शांति भंग कर दी। यह एक हाई डेसिबल वाला प्रेशर हॉर्न था, जिसे आमतौर पर गैर कानूनी माना जाता है। गुरदीप ने साइड मिरर में देखा। धूल का एक विशाल गुब्बार पीछे से उठता हुआ दिखाई दे रहा था। साहब, पीछे कोई वीआईपी काफिला लग रहा है, गुरदीप ने शीशे में देखते हुए कहा। कर्नल विक्रम ने पीछे घूमकर देखा नहीं, बस शांत भाव से कहा, उन्हें जगह दे दो गुरदीप, हमें किसी से रेस नहीं लगानी, हम अपनी लेन में रहेंगे। गुरदीप ने ट्रक को रास्ते के बिल्कुल बाईं ओर दबा दिया। ट्रक के पहिए रास्ते से उतरकर कच्ची पटरी पर आ गए, ताकि पीछे से आने वाले वाहनों को निकलने के लिए पूरी जगह मिल सके। आर्मी का अनुशासन यही सिखाता है, आम नागरिकों को पहले रास्ता देना। लेकिन पीछे आने वाला काफिला कोई साधारण काफिला नहीं था। यह इलाके के बाहुबली विधायक एमएलए रतन प्रताप सिंह का काफिला था। सबसे आगे काले रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो थी, जिस पर लाल और नीली बत्तियां लगी थीं, जो अब नियमों के विरुद्ध थीं, लेकिन यहां नियम विधायक जी का चलता था। उसके पीछे काफिले की शान एक दूधिया सफेद रंग की टोयोटा लेजेंडर चल रही थी। यह कार विधायक की थी और उसके पीछे सुरक्षा कर्मियों से भरी 7 और काली स्कॉर्पियो कारें थीं। कुल मिलाकर 8 स्कॉर्पियो और एक टोयोटा लेजेंडर का यह काफिला रास्ते पर दहशत फैलाता हुआ आ रहा था। हालांकि आर्मी ट्रक ने रास्ते पर काफी जगह दे दी थी, फिर भी काफिले की जीपें लगातार हॉर्न बजा रही थीं। सायरन की आवाज से पूरा गांव गूंज रहा था। खेतों में काम कर रहे किसान सिर उठाकर इस तमाशे को देखने लगे। सबसे आगे चल रही एस्कॉर्ट कार स्कॉर्पियो तेजी से ट्रक के बगल में आई। उसमें बैठे गनमैन ने खिड़की से हाथ निकालकर ट्रक ड्राइवर गुरदीप को और नीचे उतरने का इशारा किया। गुरदीप बड़बड़ाया, साहब, अब क्या खेत में उतार दूं ट्रक? पूरा रास्ता तो खाली है। कर्नल विक्रम ने शांत रहते हुए कहा, ध्यान मत दो गुरदीप, बस चलते रहो, अपनी गति धीमी रखो। विधायक की टोयोटा लेजेंडर अब ट्रक के बराबर आ गई थी। विधायक रतन प्रताप सिंह अपनी सीट पर बैठे बैठे यह सब देख रहे थे। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक मामूली ट्रक ने उनकी रफ्तार कम कर दी। उन्हें लगा कि ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर उन्हें साइड देने में देरी की। उनका अहंकार, जो उनकी ताकत और पैसों के नशे में चूर था, उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि यह ट्रक वाला उनका अपमान कर रहा है। विधायक ने अपने ड्राइवर को आदेश दिया, कार आगे लगा इसके, देखता हूं कौन है ये। ड्राइवर ने टोयोटा लेजेंडर का एक्सीलेटर दबाया। भारी भरकम एसयूवी ने एक झटके में रफ्तार ली और आर्मी ट्रक को ओवरटेक किया, लेकिन ओवरटेक करके वह सीधा नहीं गया। विधायक के इशारे पर ड्राइवर ने अचानक कार को आर्मी ट्रक के बिल्कुल सामने लाकर कट मारा और जोर से ब्रेक लगा दिया। यह एक बहुत ही खतरनाक कदम था। ध्यान से, कर्नल विक्रम चिल्लाए। गुरदीप ने अपनी पूरी ताकत से ब्रेक पेडल दबाया। आर्मी के भारी ट्रक के टायरों ने रास्ते पर घर्षण किया और एक तीखी छी छी की आवाज गूंजी। ट्रक विधायक की चमचमाती लेजेंडर के बम्पर से महज कुछ इंच की दूरी पर रुका। अगर गुरदीप सतर्क न होता तो एक भयानक दुर्घटना हो सकती थी। ट्रक के झटके से पीछे बैठे जवान एक दूसरे से टकराए। कर्नल विक्रम ने डैशबोर्ड पर हाथ रखकर खुद को संभाला। वातावरण में अब धूल और जले हुए टायरों की गंध थी। कर्नल विक्रम का चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उनकी भौहें तन गई थीं। उन्होंने गुरदीप से कहा, नीचे मत उतरना, पहले स्थिति को समझने दो। सामने रुकी टोयोटा लेजेंडर और बाकी की 8 स्कॉर्पियो कारों के दरवाजे एक साथ खुले। ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। काली वर्दियों में निजी सुरक्षा कर्मी और सफारी सूट पहने गनमैन बंदूकों के साथ बाहर निकले और उन्होंने आर्मी ट्रक को घेरना शुरू कर दिया। सबसे अंत में टोयोटा लेजेंडर का दरवाजा खुला। विधायक रत्न प्रताप सिंह बाहर निकले।
सफेद खादी का कुर्ता पायजामा, गले में सोने की मोटी चेन और आंखों पर महंगा काला चश्मा। उनके चेहरे पर क्रोध और अहंकार साफ झलक रहा था। वे चलते हुए ट्रक के ड्राइवर साइड की तरफ आए। विधायक ने ट्रक के दरवाजे पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, ओए ड्राइवर, नीचे उतर। तुझे दिखाई नहीं देता पीछे कौन आ रहा है? हॉर्न सुनाई नहीं देता तुझे? कर्नल विक्रम ने गुरदीप को शांत रहने का इशारा किया और खुद अपनी साइड का दरवाजा खोला। वे नीचे उतरे। उनके जूते रास्ते पर टिके तो एक सधी हुई आवाज आई। कर्नल ने अपनी वर्दी ठीक की, बेरेट पहनी और घूमकर विधायक की तरफ आए। विधायक रतन प्रताप ने कर्नल को देखा। उसे लगा था कोई डरपोक ड्राइवर होगा, लेकिन सामने भारतीय सेना का एक कर्नल मौजूद था। फिर भी विधायक का नशा इतना गहरा था कि उसे वर्दी का लिहाज भी नहीं रहा। विधायक ने कर्नल की तरफ उंगली उठाई और तल्ख लहजे में कहा, यह रास्ता क्या तुम्हारे बाप का है जो बीच रास्ते में ट्रक चला रहे हो? कब से हॉर्न दे रहे हैं? साइड देने में क्या जोर आ रहा था? कर्नल विक्रम सिंह ने विधायक की आंखों में सीधे देखते हुए एक बहुत ही संयमित लेकिन भारी आवाज में जवाब दिया, मिस्टर, यह पब्लिक का रास्ता है। हमने आपको निकलने के लिए काफी जगह दी थी और जिस तरह से आपने अपनी कार हमारे ट्रक के सामने रोकी है, उससे न केवल आपकी जान जा सकती थी बल्कि मेरे जवानों को भी चोट लग सकती थी। विधायक हंसा, एक मजाक भरी हंसी। उसने अपने आसपास मौजूद गुर्गों की तरफ देखा और बोला, देखो भाई, ये हमें कानून सिखा रहे हैं। अरे ओ फौजी, तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। इस इलाके में पत्ता भी मेरी मर्जी से हिलता है और तुम तो बस एक सरकारी नौकर हो। कर्नल ने अपना आपा नहीं खोया। मैं भारतीय सेना का अधिकारी हूं और हम देश के नौकर हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं। आप अपनी कारें हटा लें और हमें जाने दें। विधायक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके सामने इतनी बेबाकी से बोले, वो भी उसकी अपनी इलाकाई जमीन पर। विधायक एक कदम आगे आया और कर्नल के कंधे पर उंगली रखते हुए कहा, तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के कर्नल मैंने बहुत देखे हैं। अभी यहां सबके सामने तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। समझ रहे हो? इतनी बेइज्जती करूंगा कि इस रास्ते पर भीख मांगते फिरोगे। ये सुनते ही ट्रक के पीछे से बाकी 4 जवान भी अपने इंसास राइफलों के साथ नीचे कूद पड़े। अपने कर्नल की बेइज्जती उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने अपनी राइफलें सीधी तो नहीं की, लेकिन उनकी उंगलियां मजबूत हो गई थीं। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया था। एक तरफ 30 से 40 हथियारबंद निजी गुंडे और दूसरी तरफ 5 से 6 अनुशासित फौजी। रास्ते के दोनों तरफ खेतों में काम करने वाले लोग अब किनारे जमा होने लगे थे। यह दृश्य अब एक बड़े नाटक का रूप ले रहा था। दोपहर की धूप अब और तीखी हो गई थी, लेकिन रास्ते पर जमा हुए लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। वहां का तापमान किसी और ही वजह से ज्यादा हुआ था। एक तरफ भारतीय सेना के 5 से 6 जवान जो अपनी ट्रेनिंग और अनुशासन के कारण शांत थे, लेकिन उनकी उंगलियां राइफल के ट्रिगर गार्ड के पास थीं। दूसरी तरफ विधायक रतन प्रताप सिंह के 30 से 40 निजी सुरक्षाकर्मी जो अपनी संख्या के बल पर शेर बन रहे थे। विधायक की बात सुनकर कर्नल विक्रम सिंह के चेहरे की लकीरें सख्त हो गई थीं। 2 कौड़ी का कर्नल और वर्दी उतरवा दूंगा, ये शब्द किसी भी सैनिक के लिए गाली से कम नहीं थे। कर्नल ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अभी हाथ उठाया या आदेश दिया तो यहां खून खराबा हो जाएगा। ये गुंडे भले ही संख्या में ज्यादा हों, लेकिन उनके ट्रेंड कमांडोज के सामने ये 5 मिनट भी नहीं टिकेंगे। लेकिन कर्नल विक्रम एक जिम्मेदार अफसर थे। वे आम नागरिकों के बीच गोलीबारी नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने जवानों की तरफ देखा और कड़क आवाज में आदेश दिया, जवानों, अपनी पोजीशन लो, लेकिन फायर नहीं करना है जब तक मेरा आदेश न हो। स्टैंड डाउन। जवानों ने अपने अफसर का आदेश माना, लेकिन उनकी आंखों में विधायक के लिए गुस्सा साफ दिख रहा था। कर्नल की शांति को विधायक ने उनकी कमजोरी समझ लिया। उसे लगा कि फौजी डर गए हैं। वह जोर से हंसा और अपने गुर्गों की तरफ देखकर बोला, देखा, ठंडी पड़ीडी डिहाच गई इनकी गर्मी। ये वर्दी वाले सिर्फ बॉर्डर पर शेर बनते हैं, हमारे सामने तो भीगी बिल्ली है। विधायक फिर से कर्नल के करीब आया। उसने अपना काला चश्मा उतारा और उसे अपनी सफेद कुर्ते की जेब में रखते हुए बोला, सुनो कर्नल, तुम शायद नए हो इस इलाके में। यहां का एएसपी मेरी सिफारिश से नियुक्त होता है। डीएम मेरी मर्जी के बिना छुट्टी नहीं लेता। और तुम मुझे कानून सिखाओगे? कर्नल विक्रम ने शांत स्वर में कहा, विधायक जी, आप अपनी ताकत का गलत जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हम दुश्मन नहीं हैं, हम भी इसी देश के रक्षक हैं।
आप बस अपनी कारें हटाइए, हमें आगे जाने दीजिए। इस बात पर विधायक आग बबूला हो गया। उसने कर्नल के सीने पर उंगली गड्ढाते हुए धक्का देने की कोशिश की। हटाऊंगा, कारें भी हटाऊंगा, लेकिन तब जब तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगोगे। तुमने मेरी कार रोकी, मेरा समय बर्बाद किया। अब माफी मांगो, वरना यहीं सबके सामने तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा दूंगा। इस बीच रास्ते के दोनों तरफ तमाशबीनों की भीड़ जमा होती जा रही थी। आसपास के खेतों से मजदूर, ट्रैक्टर चालक और राहगीर रुक गए थे। पहले लोग डर रहे थे, लेकिन विधायक की बदतमीजी अब हद पार कर रही थी। भीड़ में कुछ कॉलेज के लड़के भी थे, जो शायद शहर से लौट रहे थे। उन्होंने जब देखा कि एक नेता देश के जवानों के साथ ऐसा सुलूक कर रहा है, तो उन्होंने चुपके से अपने मोबाइल फोन निकाल लिए। एक लड़के ने धीरे से अपने दोस्त से कहा, भाई वीडियो बना, ये विधायक तो आर्मी वालों को गालियां दे रहा है, इसे वायरल करेंगे। दोस्त ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। विधायक का चिल्लाना, गालियां देना और कर्नल का शांत रहना, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। विधायक का ध्यान इस तरफ नहीं था, वह अपने अहंकार के नशे में चूर था। उसे लग रहा था कि वह यहां का राजा है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विधायक ने अपनी फॉर्च्यूनर की बोनट पर हाथ मारा और चिल्लाया, अरे ओ, कहां गया वो एसपी? मिलाओ फोन उसको, अभी के अभी। उसका एक चमचा पीए भागता हुआ आया और फोन मिलाने लगा। कर्नल विक्रम ने अब अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की, ताकि वहां मौजूद जनता भी सुन सके। मिस्टर रतन प्रताप, आप एक जनप्रतिनिधि हैं। आपको शोभा नहीं देता कि आप वर्दी का अपमान करें। यह वर्दी किसी नेता की खैरात नहीं है। इसे पहनने के लिए खून पसीना बहाना होता है। आप जो कर रहे हैं वह भारतीय दंड संहिता आईपीसी और आर्मी एक्ट के तहत संगीन अपराध है। विधायक ने थूकते हुए कहा, कानून में लिखता हूं यहां। अपराध तब होगा जब पुलिस लिखेगी, और पुलिस मेरी जेब में है। विधायक ने फिर एक भद्दी गाली दी। यह गाली सुनकर लांस नायक गुरदीप का सब्र टूट गया। वह आगे आया, साहब बस बहुत हो गया, एक हुक्म दीजिए, इसकी हेकदी अभी निकाल देते हैं। कर्नल ने गुरदीप का हाथ थामकर उसे रोक दिया। नहीं गुरदीप, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, इसका जवाब कानून ही देगा, संयम रखो। विधायक ने गुरदीप को आगे आते देखा तो वह और भी आक्रामक हो गया। आ ना, मार मुझे, हाथ लगा के दिखा। अगर तूने मुझे उंगली भी लगाई ना तो पूरे खानदान को जेल में सिर ढवा दूंगा। लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके थे। जाम लग गया था। विधायक न तो आगे जा रहा था और न ही आर्मी ट्रक को जाने दे रहा था। वह बस अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। कर्नल विक्रम समझ चुके थे कि बातों से यह आदमी नहीं मानने वाला। कर्नल ने धीरे से अपनी जेब से अपना वॉकी टॉकी निकाला। उन्होंने सोचा कि अब लोकल पुलिस या हेडक्वार्टर को सूचित करने का समय आ गया है। जैसे ही उन्होंने वॉकी टॉकी ऑन किया, विधायक ने झपट्टा मारकर उसे छीनने की कोशिश की। किसे फोन कर रहा है बे? रख इसे नीचे। कर्नल ने फुर्ती से अपना हाथ पीछे किया और विधायक का हाथ हवा में ही रह गया। कर्नल की आंखों में अब अंगारे दहक रहे थे। उन्होंने बहुत ही धीमी और खतरनाक आवाज में कहा, हाथ मत लगाना विधायक जी। अब तक मैं एक नागरिक से बात कर रहा था, लेकिन अगर आपने सरकारी संपत्ति या वर्दी को हाथ लगाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप नेता हैं। फिर मैं वही करूंगा जो एक सैनिक दुश्मन के साथ करता है। कर्नल की इस चेतावनी में इतनी ठंडी दहशत थी कि विधायक एक पल के लिए सहम गया। उसके गुंडे भी जो अब तक हंस रहे थे, एकदम चुप हो गए। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा भी रुक गई थी। तभी विधायक के पीए का फोन जोर से बजा। उसने फोन उठाया, कुछ सुना और उसके चेहरे का रंग उड्डी एच गया। वह भागता हुआ विधायक के पास आया। सर, बद्धा फोन है। विधायक ने झुंझलाते हुए कहा। किसका है? कह दो बिजी हूं अभी। पीए ने कांपते हुए कहा, सर पार्टी हाई कमान से है और सर वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। विधायक के माथे पर पसीने की पहली बूंद छलकी। उसने कर्नल की तरफ एक शक भरी नजर डाली और फिर कांपते हाथों से फोन थाम लिया। दोपहर की उस तपती धूप में रास्ते के बीचों बीच मौजूद विधायक रतन प्रताप सिंह अपने हाथ में वह फोन थामे हुए था। उसके माथे पर पसीना अब साफ दिखाई दे रहा था। अभी कुछ पल पहले तक जो चेहरा घमंड से लाल था, अब वह डर से पीला पड़ने लगा था। फोन की स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम उसके लिए किसी यमराज के संदेश से कम नहीं था। यह कॉल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का था, जो आम तौर पर सीधे विधायकों को फोन नहीं करते थे जब तक कि मामला बेहद गंभीर न हो। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। कर्नल विक्रम सिंह अभी भी अपनी जगह पर अडिग थे।
उनकी आंखों में वही ठहराव था जो एक तूफान से पहले समुद्र में होता है। विधायक के गुर्गे, जो अब तक अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे, अपने बॉस के चेहरे का रंग उड्डहता देख एक दूसरे को कनखियों से देखने लगे। उन्हें आभास हो गया था कि हवा का रुख बदल रहा है। विधायक ने कांपते हुए हाथों से फोन को कान से लगाया। हाँ, हेलो सर, जय हिंद सर। विधायक की आवाज लड़खड़ा रही थी। उधर से आने वाली आवाज इतनी तेज थी कि पास मौजूद पीए को भी सुनाई दे रही थी। वह आवाज गुस्से और हताशा से भरी थी। रतन प्रताप, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें राजनीति करनी है या गुंडागर्दी? और गुंडागर्दी भी किसके साथ? भारतीय सेना के साथ? विधायक ने सफाई देने की कोशिश की। नहीं सर, वो ट्रक वाला मेरी कार के सामने आ गया था। उसने मेरी बेइज्जती की। सामने से आवाज ने उसकी बात काट दी। चुप रहो, एकदम चुप। अपनी बकवास बंद करो। तुमने अभी तक सोशल मीडिया नहीं देखा है क्या? पूरा ट्विटर और फेसबुक तुम्हारे वीडियो से भरा पड़ा है। किसी ने तुम्हारा वीडियो लाइव कर दिया है वहां से। तुम एक कर्नल को, एक वॉर हीरो को 2 कौड़ी का बोल रहे हो, गालियां दे रहे हो। विधायक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने घबराहट में चारों तरफ देखा। भीड़ में मौजूद कई लोग अपने मोबाइल फोन ऊपर किए हुए थे। उसे अब समझ आया कि वह जाल में फंस चुका है। फोन पर आवाज जारी थी। सुनो रतन, दिल्ली तक बात पहुंच गई है। रक्षा मंत्रालय से सीधे पीएमओ तक इंक्वायरी जा चुकी है। टीवी न्यूज वाले इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज बना रहे हैं। विधायक का अहंकार बनाम सेना का सम्मान। पार्टी की बदनामी हो रही है तुम्हारी वजह से। ऊपर से ऑर्डर आया है, अगर अगले 10 मिनट में मामला शांत नहीं हुआ और प्रशासन ने रिपोर्ट नहीं भेजी तो तुम्हारा टिकट तो कटेगा ही, जेल भी जाओगे। सर, मैं क्या करूं? मुझे बचाइए, विधायक ने प्रार्थना की। अब हम कुछ नहीं कर सकते। डीएम और एसपी रास्ते में हैं। जो वो कहें चुपचाप मान लेना। और हाँ, उस कर्नल से उलझने की अब एक और गलती मत करना, वरना पार्टी तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगी। फोन कट गया। विधायक के हाथ से फोन लगभग छूटने ही वाला था। टूटी टूटी आवाज, टिकट कटेगा, जेल, उसके कानों में गूंज रहा था। जिस समय विधायक रास्ते पर कर्नल को धमका रहा था, उसी समय वह वीडियो इंटरनेट की दुनिया में आग की तरह फैल चुका था। वीडियो का शीर्षक था, घमंडी विधायक ने की सेना के कर्नल से बदतमीजी, दी वर्दी उतरवाने की धमकी। यह वीडियो जंगल की आग से भी तेज फैला। रिटायर्ड जनरलों ने ट्वीट कर लिखा, यह देश के रक्षकों का अपमान है। ऐसे नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आम जनता के कमेंट्स की भरमार हो गई थी। लोग विधायक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। न्यूज चैनल्स ने अपनी स्क्रीन पर 2 विंडो खोल दी थी। एक तरफ विधायक का पुराना भाषण और दूसरी तरफ यह वीडियो जहां वह गालियां दे रहा था। एंकर चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे थे, क्या खादी को वर्दी के अपमान का हक है? दबाव इतना ज्यादा हो गया था कि राज्य के मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेना पड़ा। उन्होंने तुरंत डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और सख्त आदेश दिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो हमारा विधायक ही क्यों ना हो। अगर सेना का अपमान हुआ है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वापस रास्ते पर विधायक रतन प्रताप की हालत पतली थी। उसका नशा पूरी तरह उतर चुका था। वह कर्नल विक्रम की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कर्नल विक्रम, जो बहुत ही चतुर और अनुभवी थे, विधायक के चेहरे के भाव समझ चुके थे। वे समझ गए थे कि ऊपर से डंडा चल चुका है। कर्नल ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, क्या हुआ विधायक जी? कोई परेशानी? अभी तो आप मेरी वर्दी उतरवा रहे थे। फोन पर वर्दी उतर गई क्या? यह तंज विधायक को तीर की तरह चुभा, लेकिन अब उसमें पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। वह बस अपनी लेजेंडर की तरफ पीछे हटा। उसने अपने गनमैन से कहा, कार साइड में लगाओ, चलो यहां से। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दूर से फिर सायरन की आवाज आई, लेकिन इस बार यह किसी वीआईपी काफिले का हूटर नहीं था। यह पुलिस और प्रशासन के सख्त सायरन थे। रास्ते के दोनों छोर से धूल उड़ाती हुई पुलिस की जीपें आ रही थीं। एक तरफ से जिले के एसएसपी की टाटा सफारी और दूसरी तरफ से डीएम की कार। उनके पीछे पुलिस की वैन थीं, जिनमें से दर्जनों पुलिस वाले लाठियां और हथियार लेकर कूद पड़े। भीड़ इधर उधर हो गई। पुलिस ने आते ही रास्ते को कोर्डन ऑफ कर दिया। विधायक के निजी सुरक्षाकर्मी, जो कुछ देर पहले तक शेर बने हुए थे, पुलिस को इतनी बढ़ी तादाद में देखकर अपनी बंदूकें छिपाने लगे और पीछे हटने लगे।
डीएम, एक युवा आईएएस अधिकारी, अपनी कार से उतरे। उनके साथ एसएएसपी, एक कड़ीडीडीएच के आईपीएस अधिकारी भी थे। दोनों अधिकारियों के चेहरे पर तनाव और गंभीरता थी। वे सीधे घटनास्थल पर पहुंचे। विधायक रतन प्रताप को लगा कि अब प्रशासन आ गया है तो शायद कोई बीच बचाव हो जाएगा। वह बनावटी मुस्कान लेकर आगे आया। अरे डीएम साहब, आइए आइए, देखिए ना, ये आर्मी वाले कब से रास्ता जाम करके मौजूद हैं, मुझे जाने भी नहीं। डीएम ने विधायक की तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने विधायक को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और सीधे कर्नल विक्रम सिंह के पास गए। डीएम और एसएसपी दोनों ने एडीएम, जोधी और कर्नल को एक स्मार्ट सैल्यूट किया। गुड आफ्टरनून कर्नल सर, IENNM सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए माफी चाहते हैं, डीएम ने बहुत ही सम्मान के साथ कहा। कर्नल विक्रम ने प्रति सैल्यूट किया और हाथ मिलाया। थैंक यू डीएम साहब, मुझे खुशी है कि आप लोग समय पर आ गए। यह दृश्य विधायक के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। जिले का डीएम, जो विधायक के ऑफिस में फाइलें लेकर मौजूद रहता था, आज भरी पब्लिक और रास्ते पर उसे इग्नोर करके एक ट्रक वाले को सैल्यूट कर रहा था। विधायक से रहा नहीं गया। वह बीच में बोल पड़े, डिढ़ा, डीएम साहब, आप प्रोटोकॉल भूल रहे हैं। मैं यहां का जनप्रतिनिधि हूं। आप मेरी शिकायत सुनने की बजाय। एसएसपी ने घूमकर विधायक की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब कोई लिहाज नहीं था। मिस्टर रतन प्रताप, एसएसपी ने बिना जी या सर लगाए कहा, प्रोटोकॉल की बात आप नहीं करें तो बेहतर है। आपने एक ऑन ड्यूटी आर्मी ऑफिसर को रोका है, उन्हें धमकाया है और सरकारी काम में बाधा डाली है। हमारे पास आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। वो देखिए। एसएसपी ने रास्ते के किनारे मौजूद एक लड़के की तरफ इशारा किया जो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, विधायक ने हकलाते हुए कहा। तो क्या हुआ? बहस तो होती रहती है। आप इसे रफा दफा कीजिए। डीएम ने अपनी फाइल से एक कागज निकाला, या शायद बस दिखावा किया, और बोले, रफा दफा नहीं होगा सर, लखनऊ से सीधे आदेश हैं। हम आपके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, सेक्शन 353 आईपीसी, सेना का अपमान करने और मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज कर रहे हैं। आपकी सभी कारें यहीं सीज की जाएंगी। कारें सीज होंगी? विधायक चिल्लाया। मेरी लेजेंडर, तुम जानते हो मैं कौन हूं? कर्नल विक्रम, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रहे थे, धीरे से आगे आए। उन्होंने विधायक की आंखों में देखा और कहा, आप कौन हैं यह तो अब पूरा देश जान गया है विधायक जी, लेकिन आप यह भूल गए कि यह देश चलता किससे है। यह देश नेताओं के भाषणों से नहीं, संविधान और सीमा पर मौजूद जवान के त्याग से चलता है। आज आपने उस त्याग का अपमान करने की कोशिश की। कर्नल ने डीएम की तरफ मुद्दा कर कहा, डीएम साहब, मेरे जवानों को देर हो रही है, हमें अपने गंतव्य पर पहुंचना है, क्या हम जा सकते हैं? डीएम ने रास्ता साफ करने का आदेश दिया। बिल्कुल सर। इंस्पेक्टर, कर्नल साहब के ट्रक के लिए रास्ता क्लियर करवाओ और इन स्कॉर्पियो कारों को साइड में हटाओ। अगर चाबी नहीं दे रहे तो क्रेन मंगवा कर उठाओ। पुलिस वाले तुरंत हरकत में आ गए। जिस रास्ते पर विधायक की कारें आकदीएच कर मौजूद थीं, अब पुलिस वाले डंडे मार मार कर उनके ड्राइवरों को हटने के लिए कह रहे थे। विधायक के गुंडे चुपचाप अपनी कारों में बैठकर उन्हें खेतों के किनारे उतारने लगे। रास्ते का बीच का हिस्सा खाली हो गया। कर्नल विक्रम सिंह ने डीएम और एसएसपी को धन्यवाद दिया। फिर वे अपनी ट्रक की तरफ गए। विधायक रतन प्रताप सिंह वहीं मौजूद रह गया, अकेला, बेबस और अपमानित। उसकी 8 कारों का काफिला अब धूल फांक रहा था और जिस आर्मी ट्रक को वह रोकना चाहता था वह अब जाने के लिए तैयार था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली अंत तो अभी बाकी था। विधायक को लगा था कि शायद एफआईआर होकर बात खत्म हो जाएगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके राजनीतिक करियर का सूरज अब डूबने वाला था। ट्रक का इंजन फिर से गूंजा। गुरदीप ने गियर डाला। जैसे ही ट्रक विधायक के पास से गुजरा, विधायक ने नजरें झुका ली। उसे अब उस कर्नल की आंखों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। ट्रक के पीछे उड़ती धूल में विधायक की छवि धुंधली होती जा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसका राजनीतिक भविष्य धुंधला हो रहा था। धूल के गुब्बार के बीच आर्मी का वह पुराना लेकिन मजबूत ट्रक धीरे धीरे आगे चला गया। ट्रक के पीछे लहराता हुआ छोटा सा तिरंगा झंडा मानो विधायक और उसकी पूरी सत्ता को ललकार रहा था। कर्नल विक्रम सिंह ने पीछे घूमकर नहीं देखा। एक सच्चे सैनिक के लिए जो बीत गया वह बीत गया। उसका ध्यान हमेशा आगे के मिशन पर होता है। विधायक ने प्रार्थना करते हुए कहा,
सर, मुझे माफी दे दीजिए, एक मौका दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। सचिव ने बात जारी रखी। बहुत देर हो चुकी है। आपको तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित, सस्पेंड किया जाता है और अगले चुनाव में आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी ने आपसे पल्ला हटा लिया है। अब आप अपने कानूनी मामलों से खुद निपटें। जय हिंद। फोन कट गया। विधायक रतन प्रताप सिंह, जो सुबह तक इस इलाके का बेताज बादशाह था, अब एक आम आदमी से भी गया गुजरा हो चुका था। उसके हाथ से सत्ता, पार्टी का साथ और भविष्य का चुनाव, सब कुछ रेत की तरह फिसल गया था। अगले कुछ दिनों में जो हुआ वह उस इलाके के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। पुलिस ने विधायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। उसे कोर्ट में पेश होना पड़ा। जिस कोर्ट में वह जजों को फोन करके फैसले बदलवाता था, आज उसी कोर्ट के कटघरे में उसे मौजूद होना पड़ा। जज ने उसे जमानत देने से भी मना कर दिया और उसे न्यायिक हिरासत, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। उसकी कारें जब्त कर ली गईं। उसके गनमैन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जिस 2 कौंधी की बात उसने कर्नल से की थी, आज उसकी खुद की साख 2 कौंधी की नहीं रही थी। लगभग 1 महीने बाद वही रास्ता, वही खेत, वही मौसम। कर्नल विक्रम सिंह उसी रास्ते से वापस अपनी यूनिट लौट रहे थे। इस बार वह अपनी पर्सनल जिप्सी में थे। जब उनकी कार उस जगह से गुजरी जहां वह घटना हुई थी, तो कर्नल ने देखा कि वहां एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया गया है। बोर्ड पर लिखा था, जय जवान जय किसान मार्ग। गांव वालों ने उस घटना की याद में उस रास्ते का नाम ही बदल दिया था। कर्नल की कार वहां रुकी। पास ही खेत में काम कर रहा एक बुजुर्ग किसान भागता हुआ आया। उसने कर्नल को पहचाना और हाथ जोड़कर कहा, साहब, उस दिन आपने जो किया उसने हमारी आंखें खोल दी। हमें लगा था कि नेताओं के सामने कोई नहीं बोल सकता, लेकिन आपकी वर्दी ने हमें सिखा दिया कि सच्चा राजा वो नहीं जो डराता है, बल्कि वो है जो देश की रक्षा करता है। कर्नल विक्रम मुस्कुराए। उन्होंने बुजुर्ग का हाथ थामते हुए कहा, बाबा, यह वर्दी हमें डराना नहीं, बस अपने हक के लिए मौजूद होना सिखाती है। जब तक हम और आप साथ हैं, कोई भी बाहुबली इस देश के कानून से बद्धा नहीं हो सकता। कर्नल ने सैल्यूट किया और आगे चले गए। विधायक रतन प्रताप सिंह आज भी अपनी जमानत के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है और कर्नल विक्रम सिंह, वह आज भी सीमा पर कहीं तैनात हैं, खामोशी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। दोस्तों, मेरा अनुभव यह कहता है कि पद और कुर्सी तो किराए की होती है, आज है, कल नहीं होगी, लेकिन आपका व्यवहार और आपका चरित्र, वो आपकी अपनी कमाई है। दोस्तों, पद चला जाता है, ताकत छिन जाती है, लेकिन इंसान का चरित्र हमेशा उसके साथ रहता है। अगर आप भी मेरे इन विचारों से सहमत हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही सच्चे और जरूरी संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।